नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 13 से 14 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, रिन्यू पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केदार उपाध्याय। दोस्तों, केदार उपाध्याय को रिन्यू पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी या दोस्तों सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, बात हुई है रिन्यू पावर लिमिटेड की। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2011 को। फाउंडर है दोस्तों सुमन सिन्हा। हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में दोस्तों। चेयरमैन और सीईओ हैं इसके सुमन सिन्हा। रिन्यू पावर ने केदार उपाध्याय को अपना समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त करने की घोषणा की है। इसने विकास जैन को ग्लोबल जनरल काउंसिल और विक्रम कपूर को चीफ ग्रोथ ऑफिसर भी नियुक्त किया है। तीनों प्रमुख रिन्यू के चेयरमैन और सीईओ सुमन सिन्हा को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्री ने मई 2022 में खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नारायण राणे। तो दोस्तों, नारायण राणे ने मई 2022 में खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यमी मंत्री नारायण राणे 11 मई 2022 को नई दिल्ली में खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में दिल्ली में एक हब के रूप में स्थापित किया गया है और बेंगलोर, गांधीनगर, कोलकाता और शिलोंग में इसकी शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युनसुक योल ने मई 2022 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? युनसुक योल को। बात दोस्तों दक्षिण कोरिया की हुई है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। राष्ट्रपति है युनसुक योल। प्रधानमंत्री दोस्तों किम बुग्यम। क्षेत्रफल दोस्तों 1,02,22 किलोमीटर है और ये पूरे वर्ल्ड का 108वां देश है। और दोस्तों, मुद्रा है इसकी दक्षिणी कोरियाई यान। युनसुक योल ने 10 मई 2022 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिन्होंने 5 वर्षों में देश की पहली रूढ़वादी सरकार की शुरुआत की। पूर्व अभियोक्ता यून ने मार्च 2022 में चुनाव जीता था। पूर्ववर्ती मून जे इन ने 2018 में किम के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित करके उत्तर के साथ जुड़ाव की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के बीच 11 मई 2022 को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओमान। तो दोस्तों, ओमान और भारत के बीच 11 मई 2022 को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की एक बैठक का आयोजन हुआ है। दोस्तों, बात ओमान की हुई है, तो ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। दोस्तों, वहां के सुल्तान कौन है? हेतियम बिन तारिक अल सईद। चांसलर है दोस्तों फहद इबन महदूद अल सैद। क्षेत्रफल है दोस्तों 3,09,500 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का 70वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। और दोस्तों, मुद्रा है रियाल। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक 11 मई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान की सल्तनत के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री केस बिन मोहम्मद अल यूसेफ ने बैठक की सह अध्यक्षता की। यह भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 10वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
एयर कार्गो फोरम इंडिया ACFI 2022 के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो दोस्तों ज्योतिरादित्य एम सिंधिया एयर कार्गो फोरम इंडिया या दोस्तों ACFI 2022 के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया 10 मई 2022 को मुख्य अतिथि के रूप में एयर कार्गो फोरम इंडिया ACFI के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वार्षिक आयोजन की थीम 10 मिलियन विजन 2030 सिमुलेटिंग स्टेलिंग एयर कार्गो थी। ACFI एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के विभिन्न हितधारकों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर उद्योग के लिए इंटरसोलर यूरोप 2022 प्रदर्शनी में कौन सा केंद्रीय भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भगवंत हुबा। तो दोस्तों भगवंत हुबा सौर उद्योग के लिए इंटरसोलर यूरोप 2022 की प्रदर्शनी का भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत हुबा 11 से 13 मई 2022 तक आयोजित होने वाले इंटरसोलर यूरोप 2022 में भाग लेंगे। मंत्री 12 मई 2022 को म्यूनिख जर्मनी में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम इंडियाज सोलर एनर्जी मार्केट के मुख्य भाषण देंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंडो जर्मन एनर्जी फोरम AGEF द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने वेरिएंट प्रूफ कोविड-19 विकसित करने के लिए महामारी संबंधी तैयारी नवाचार के लिए गठबंधन CEPI के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत बायोटेक। तो दोस्तों भारत बायोटेक ने वेरिएंट प्रूफ कोविड-19 विकसित करने के लिए महामारी तैयारी नवाचारों के संगठन के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों बात भारत बायोटेक की हुई है, तो भारत बायोटेक की स्थापना हुई थी 1996 में। संस्थापक है दोस्तों कृष्णा एल्ला। हेडक्वार्टर दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में। भारत बायोटेक एक अंतरराष्ट्रीय बहुविषयक संघ के साथ एक वेरिएंट प्रूफ प्रत्याशित कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास का समर्थन करने के लिए $19.3 मिलियन का वित्त पोषण प्राप्त करेगा। महामारी संबंधित तैयारी नवाचारों के लिए गठबंधन CEPI ने टीके के विकास को आगे बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का कार्यक्रम के तहत नवीनतम पुरस्कार की घोषणा की, जो SARS-CoV-2 वेरिएंट के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 34 राज्य पॉलिटेक्निक और 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को बदलने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, असम। तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज ने असम राज्य में 34 पॉलिटेक्निक और 33 ITI को बदलने के लिए एक समझौता किया है। दोस्तों बात असम की हुई है। असम का दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दोस्तों दिसपुर। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। जिले 35। राज्यपाल जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। साक्षरता दर है 72.19%। लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे 958 महिलाएं। क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी राज्यों में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर हैं। प्रमुख नदियों में ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबनगिरी और सोनई यहाँ की क्या है प्रमुख नदियां। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के क्या है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख लोक नृत्यों में दोस्तों बिहू, बिछुआ, झुमरा, महाराज, भगरुम्बा, देवदनी, मोरताल और अनकिया क्या है यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 34 राज्य पॉलिटेक्निक और 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को बदलने के लिए असम सरकार के साथ समझौता किया है। उन्होंने लगभग 2390 करोड़ रुपए के निवेश के साथ फ्यूचरिस्टिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस COES में बदल जाएगा। कंपनी ने
इस उद्देश्य के लिए 10 साल की अवधि के लिए असम सरकार के एक समझौता ज्ञापन MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम NDML को निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक प्रत्यायन एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेबी। तो दोस्तों सेबी ने NDML को एक प्रत्यायन एजेंसी के रूप में मान्यता दी है। बात दोस्तों सेबी की हुई है, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना हुई थी दोस्तों 30 जनवरी 1992 में। हेडक्वार्टर दोस्तों महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड NDML को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा एक प्रत्यायन एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है। NDML नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की पूर्णकालिक स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। NDML को 10 मई 2022 से 3 साल की अवधि के लिए मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथोरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को सर्वसम्मति से चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत। तो दोस्तों भारत देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथोरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत को सर्वसम्मति से 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथोरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मनीला फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक के दौरान भारत को चुना गया। AAEA का मिशन चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वियतनाम। तो दोस्तों वियतनाम देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है। तो दोस्तों बात वियतनाम की हुई है। वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है? हनोई। प्रधानमंत्री है दोस्तों फाम मिन चेन। राष्ट्रपति है दोस्तों गुमेन जुआन फुक। क्षेत्रफल में दोस्तों 3,31,690 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्षेत्रफल है इसका। और ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड का 65वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा क्या है दोस्तों? डोंग। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया है। इस वियतनाम का बाक लांग पैदल यात्री पुल कहा जाता है, जो 632 मीटर या दोस्तों 2073 फीट लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर या 492 फीट पर स्थित है। रिपोर्टों के अनुसार एशियाई देश में एक हरे भरे जंगल के ऊपर एक कांच के तल वाला पुल खोला है। यह ग्वांगडोंग चीन में स्थित अब तक का सबसे लंबे पुल 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज के रिकॉर्ड को तोड़ता है। बाक लॉन्ग पैदल यात्री पुल, जिसका अर्थ वियतनामी में व्हाइट ड्रैगन है, पुल वर्षावन के ऊपर स्थित है। पुल एक बार में 450 लोगों को संभाल सकता है और पुल का फर्श टेम्पर्ड ग्लास से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक ने हाल ही में एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है। दोस्तों बात HDFC की हुई है, तो दोस्तों HDFC की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी दोस्तों अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है अटानु चक्रवर्ती। CEO है शशिधर जगदीशन। निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन पेश किया है, जो मौजूदा और गैर ग्राहकों दोनों के लिए एक एंड टू एंड डिजिटल नई कार ऋण समाधान है। बैंक ने पूरे भारत में ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ अपने ऋण आवेदन को एकीकृत किया है। यह उद्योग का पहला ऑटोमोटिव लैंडिंग एक्सपीरियंस है। इससे भारत में ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग के तरीके को बदलने की उम्मीद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 में ई चालान प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए किस बैंक ने वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने ई चालान प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। एमडी और सीईओ कौन है? अटानु कुमार दास। पेमेंट सर्विस फर्म वर्ल्ड लाइन ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। 10 मई 2022 को पुलिस विभाग के ई चालान पोर्टल के साथ पॉइंट्स ऑफ सेल पीओएस टर्मिनलों को एकीकृत करने के लिए बीओआई और पुलिस विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल में मध्य प्रदेश के 12 जिलों को कवर करने वाले 3 क्षेत्रों में जबलपुर, रीवा और शहडोल को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 12 मई। तो दोस्तों 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस मनाया जाता है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को इस दिवस के रूप में नामित किया गया है ताकि इसके बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके कि पौधों के लिए स्वास्थ्य की रक्षा कैसे भुखमरी को समाप्त कर सकती है, गरीबी को कम कर सकती है, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा कर सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने स्थानीय भाषा के साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए कलाम वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओम बिरला। दोस्तों ओम बिरला ने स्थानीय भाषा के साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए कलाम वेबसाइट लॉन्च की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने औपचारिक रूप से कलाम वेबसाइट लॉन्च की है। यह स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्य पहल है। कलाम का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना तथा अनुभवियों और युवा लेखकों एवं कवियों को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य के प्रति प्रेम के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की है। दोस्तों बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। राजधानी दोस्तों चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। जिले दोस्तों 22। राज्यपाल है दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। साक्षरता दर 83.78%। लिंगानुपात दोस्तों 1000 पुरुषों पर 910 महिलाएं। क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। 21वां राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है। प्रमुख नदियों में घग्गर नदी, यमुना नदी, सरस्वती, साहिबी नदी, कृष्णावती नदी और राक्षी नदी यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलसेर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास राष्ट्रीय उद्यान, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलचिला राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य में फाग, सांग, छठी, खोरिया, धमाल, डक, घूमर, झूमर, गूंगा, लूर और रासलीला यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की है। कोई किसान गौशाला के आसपास 10 एकड़ तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमति से उन्हें उपलब्ध कराता है तो राज्य सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिसिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रकाश सिंह। तो दोस्तों प्रकाश सिंह ने 2022 में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक को लिखा है। मई 2022 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया का विमोचन किया। इसे पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने लिखा है। उन्होंने कुछ मुद्दों को भी चिन्हित किया
जिन्हें युद्ध स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें पुलिस विभागों की रिक्तियों को भरना और आधुनिक युग की पुलिसिंग की आवश्यकता के अनुरूप पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।